हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे आरबीआई की न्यूज़ प्लस बैंकिंग की न्यूज़ जो भी हमारी पूरे अप्रैल थर्ड एंड फोर्थ वीक की होगी। तो ये हमारा पार्ट वन होगा, देन हमारा पार्ट टू नेक्स्ट डे आएगा। तो आप दोनों पार्ट देखना और दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि बैंकिंग की न्यूज़ प्लस आरबीआई की न्यूज़ समझने के बाद याद करनी चाहिए हमेशा, वरना एग्जाम में आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शंस के अंदर। तो हम विदाउट वेस्टिंग अवर फर्दर टाइम शुरू करेंगे हमारा आरबीआई प्लस बैंकिंग का न्यूज़ पार्ट वन। तो ये पार्ट वन है और ये थर्ड एंड फोर्थ वीक का कंप्लीट है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड वीक का हम कवर कर चुके हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी आगे। ये हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ शुरू होती है। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं आरबीआई की न्यूज़ में से। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने के एफ एस नॉर्म्स बनाए हैं। ये बेसिकली की फैक्ट स्टेटमेंट्स होती है, ये जब भी आप लोन्स वगैरह लेते हो ना उसके रिगार्डिंग है ये। और ये रिटेल एंड एमएसएमई, तो रिटेल एंड एमएसएमई के लिए है, याद रखना। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस सेगमेंट के लिए आरबीआई ने केएफएस नॉर्म्स रिलीज किए थे या फिर लॉन्च किए थे। और इसकी जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखो, 1 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो गांधी जी की जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को ये केएफएस नॉर्म्स लागू हो जाएगा। अब ये न्यूज़ देखते हैं पूरी की न्यूज़ क्या है। तो आरबीआई ने बोला है कि ये मैंडेटरी है कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज वो होती है जिन पे आरबीआई रेगुलेशंस लगाता है, रेगुलेट करता है, जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह जो होते हैं। तो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव की फैक्ट्स स्टेटमेंट्स। क्या करेगी प्रोवाइड? की फैक्ट्स स्टेटमेंट्स। तो के एफ एस की फुल फॉर्म भी याद रखो। और ये जो के एफ एस स्टेटमेंट्स है, ये रिटेल और एमएसएमई बोरोवर्स, यानी कि जो भी रिटेल सेगमेंट में होंगे या फिर जो भी एमएसएमई कंपनियां वगैरह होती है, वो जब बोरो करते हैं, लोन जब लेते हैं, उनके रिगार्डिंग है ये की फैक्ट्स स्टेटमेंट। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। यानी कि अब अभी देखा जाए तो लगभग 5-6 महीने हैं इसको इम्प्लीमेंट होने में। तो आपके आरआरबी पीओ में और जितने भी 2024 के एग्जाम्स है उसमें पूछ सकता है डेट क्या है प्लस किस सेगमेंट के लिए है। और ये जो की फैक्ट्स स्टेटमेंट है, ये लैंडिंग प्रैक्टिसेस की ट्रांसपेरेंसी है। अब आप किसी को लोन दे रहे हो, किसी कंपनी को या फिर किसी रिटेल सेगमेंट को, तो अब उस लोन पे कितने कितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं पूरे एनुअली, उसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसीलिए आरबीआई ने ये नॉर्म्स बनाए हैं। तो केएफएस विल इंक्लूड द कैलकुलेशन शीट। जो पूरी कैलकुलेशन शीट होती है ना, मान लो ये आपकी पूरी एक शीट है कैलकुलेशन की कि भाई एक पूरे जो एनुअली, ये एनुअली है, तो पूरे एनुअली इतने इतने हम चार्जेस आपसे लेंगे इस एक पर्टिकुलर लोन पे। मान लो आपने लोन लिया है 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए के ऊपर कितने कितने चार्जेस लगेंगे और कितना एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, फाइल चार्जेस, एप्लीकेशन चार्जेस जो भी होंगे, वो सब मिला के अगर आपके 24,000 जा रहे हैं तो वो पूरे मेंशन होने चाहिए सारे चार्जेस। और जो भी चार्जेस मेंशन नहीं होंगे केएफएस नॉर्म्स में, वो चार्जेस आप नहीं ले सकते कस्टमर से, ठीक है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। और ये जो कैलकुलेशन शीट है, ये किस लिए होगी? एनुअल परसेंटेज रेट, कितना कितना परसेंटेज रेट आप डिडक्ट करोगे या अप्लाई करोगे उस एक पर्टिकुलर लोन पे। सो एपीआर, जो कि हमारा एनुअल परसेंटेज रेट है, ये एक ईयरली कॉस्ट ऑफ लोन इंक्लूडिंग एडिशनल फी। देखो, जो टोटल आप लोन लोगे, अगर आपने 20,000 का लोन लिया है तो कितनी कितनी उसकी फीस उस पे अप्लाई होगी, वो सबका जो कंप्लीट एक डेटा होगा, कैलकुलेशन होगी, वो इस एनुअल परसेंटेज रेट में दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ रेगुलेटेड एंटिटीज शैल नॉट चेंज बोरोवर्स, शैल नॉट चार्ज है, तो शैल नॉट चार्ज बोरोवर्स एनी फीस नॉट मेंशन्ड इन द की फैक्ट स्टेटमेंट।
तो जो भी चार्जेस की फैक्ट्स स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होंगे वो आप बोरोवर से चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो की फैक्ट स्टेटमेंट जो है KFS विल बी प्रोवाइडेड टू बोरोवर्स विद अ यूनिक प्रपोजल नंबर। तो एक यूनिक प्रपोजल नंबर दिया जाएगा जो कि दिया भी जाता है हर एक लोन सेगमेंट में, और विद द वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। देखो अगर आप का जो लोन का टेन्यूर है अगर वो 7 दिन या उससे ऊपर है तो जो भी ये की फैक्ट स्टेटमेंट होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सपोज आपने लोन लिया है तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, कंपनी आपको देगी अगर आपका लोन का जो पूरा टेन्यूर है वो 7 दिन से ऊपर का है। तो आपको 3 दिन मिलेंगे लगभग कम से कम। तो आप 3 दिन में पूरा डिसाइड करके कि फाइनलाइज करके कि हाँ मुझे लोन लेना है और इतने इतने चार्जेस इसके अंदर डिडक्ट हो रहे हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि इस एक पर्टिकुलर लोन में बहुत ज्यादा चार्जेस ये डिडक्ट कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा चार्जेस ये लगा रहे हैं तो आप उस लोन को रिजेक्ट भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। और अगर आपका जो लोन का टेन्यूर है वो 7 दिन से कम का है तो फिर आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा। तो ये भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देके। सो यहाँ पर कुछ इमेज है काफी इंपॉर्टेंट है। So, according to RBI, a key fact statement will give borrower the power to make smart choice. Obvious सी बात है, देखो अगर आपके सामने पूरा डेटा प्रेजेंट किया जाएगा तो आप काफी अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस लोन को इस एक पर्टिकुलर कंपनी से इसके चार्जेस के साथ लेना पसंद करते हो या फिर नहीं लोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बस वही इस बारे में बात हो रही है। तो ये न्यूज हमारी फिनिश हो गई, अब चलते हैं अगली न्यूज पे। ये भी आरबीआई की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की हाई चांस है। तो आरबीआई ने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो कोई भी कंपनी जब शुरू होती है ना तो उसका एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, उसकी जो लागत होती है कंपनी की उसको हम कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये याद रखो ARC, ये वो कंपनियां होती है जो बेड लोन्स होते हैं ना, जब बैंक में मान लो कुछ लोन ऐसे होते हैं जो एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं और जिनकी रिकवरी बैंक नहीं कर पाता, तो ऐसे लोन्स को ARCs एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीद लेती है कुछ एक प्राइस में। तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, अगर आपको स्टेब्लिश करनी है अपनी खुद की ARC तो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना कितना होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। और ये लागू होता है 24 अप्रैल 2024 से। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अभी हमने पढ़ा था के एफ एस स्टेटमेंट की फैक्ट स्टेटमेंट जिसकी डेट थी 1 अक्टूबर 2024, ये भी याद रखो। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी डेट है 24 अप्रैल 2024। अब देखते हैं हम आगे, ऐसे याद कर लो, देखो 2024 है यहां पर, तो 2024 का 24 और 24 अप्रैल, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब इस पे चलते हैं पूरी न्यूज क्या है। तो आरबीआई के अनुसार, अब सेक्शन इंपॉर्टेंट है और एक्ट भी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखो। सेक्शन 3, ठीक है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 किसका? सरफेजी एक्ट। सरफेजी एक्ट बेसिकली एनपीए वगैरह के लिए होता है, ये रिकवरी करता है आपके अमाउंट की, प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन करना या जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहां पर आप केस कर सकते हो, तो उसके अंदर सब कुछ आता है। तो ये 2024 और 24 अप्रैल से शुरू होगा। तो 24 अप्रैल 2024 से ये शुरू हो जाएगा कि आरबीआई ने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की वो 100 करोड़ से 300 करोड़ कर दी है, जो कि लागू हो जाएगी 24 अप्रैल 2024 से। याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ डेट बार बार इंपॉर्टेंट है। पहले कितना था? 100 करोड़ था, अब कितना हो गया? 300 करोड़ हो गया। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है, जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है ARC जो है हमारी, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के बाद से एग्जिस्टेंस में आई है, उनको और ज्यादा टाइम दिया गया है ये रिवाइज्ड मिनिमम नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक डेटा है जिसको आपको याद रखना है कि जो ARCs, अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि ये जो पूरा अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 24 अप्रैल 2024 से जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको रेज किया गया है 100 करोड़ से 300 करोड़,
तो अगर इसमें देता है कि या जो ARCs ब्लैंक इतने डेट से एग्जिस्टेंस में है, उनको कितना ज्यादा मतलब कितने टाइम का मिनिमम नेट ऑन फंड अचीव करने के लिए एक टाइम दिया है। तो बस इसका डेट याद रखना, 11 अक्टूबर 2022। ठीक है। तो ARCs इन एग्जिस्टेंस सिंस 11 अक्टूबर 2022 हैव बीन ग्रांटेड अ ट्रांजिशन पीरियड टू अचीव द रिवाइज्ड मिनिमम नेट ऑन फंड। अब इनके लिए अभी डेट फिक्स नहीं गई। अब इनके लिए जो डेट दी गई है कि जो हमारी एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो कि 11 अक्टूबर 2022 के बाद में आई है, उनको ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अचीव करने की डेट दी गई है 31 मार्च 2024 तक। उनका मिनिमम नेट ऑन फंड या फिर आप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, वो 200 करोड़ होना चाहिए। और 31 मार्च 2024 तक उनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 300 करोड़ होना चाहिए। तो याद रखना कि 2024 यानी कि अभी जो हमारा 31 मार्च गया था, तब तक आपका 200 करोड़ उसका मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए। और 2 साल बाद 2026 में ये 300 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस होते हैं, और एग्जामिनर का फेवरेट सेगमेंट है, तो इसमें क्वेश्चन आने के हाई पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो मैंने समझाया आपको अभी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs, अब ये कंपनीज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वो क्या होते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं जो बैंक्स के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो जितने भी चीजें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, या आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। इनको आप बाद में लिक्विडिटी में कर सकते हो। और कमर्शियल पेपर्स भी जो है वो भी हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन ये जो हमारे कमर्शियल पेपर्स वगैरह होंगे, इनकी रेटिंग AA होनी चाहिए बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी रेटिंग होती है, जो कि कमर्शियल पेपर या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को दी जाती है, वो CRA देती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है, जो कि AA है। दीज इन्वेस्टमेंट्स, अब ये जो देखो, अब ये जो ARCs है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कह लो आप, तो इसका एक मैक्सिमम कैप रखा गया है कि जितना आपके पास नेट ओन फंड है। मान लो ये एक ARC है, ठीक है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका जो नेट ओन फंड है वो 500 करोड़ है, मान के चलते हैं। तो 50 करोड़ मैक्सिमम ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। वही ये कह रहे हैं कि दीज इन्वेस्टमेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका मैक्सिमम रखा गया है 10% ऑफ ARCs नेट ओन फंड। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ARC हैज टू मेंटेन CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये बेसिकली वो रेशियो होता है जब बैंक किसी को लोन देता है और उस लोन का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इन केस मान लो जो लोन है उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, अगर वो लोन NPA आपका बन जाता है, तो उसका जो लॉस है वो तो बैंक को झेलना पड़ेगा, और उसके वजह से बहुत ज्यादा लॉस होगा, एक इकोनॉमी पे भी प्लस बैंक पे भी। और बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिसबैलेंस होगी। तो उसी लोन की रिकवरी के लिए, कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका लोन NPA बन जाता है, तो उस लोन को बैलेंस करने के लिए एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम CRAR भी बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, वो मैंडेटरी किया गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम 15% ऑफ इट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। इतना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कि ARCs को कितना मैंडेटरी है कि एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, CAR या फिर CRAR, तो है 15% का। अब CRAR इज द अमाउंट ऑफ मनी, ये एक वो अमाउंट ऑफ मनी होती है, अब बैंक हैज, एक बैंक के पास होती है, इन रिजर्व, वो बचा के रखता है, टू कवर लॉसेस ऑन इट्स लोन्स, अगर लोन पे कोई भी लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए। अगर किसी बैंक के पास हायर CRAR या फिर CAR है, इसका मतलब है कि बैंक एक अच्छी पोजीशन में है
कि वो अपने आप को किसी भी फाइनेंशियल स्टॉर्म से, यानी कि जो भी अनसीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं लोन्स के रिगार्डिंग नेगेटिव, उसको फेस कर सकता है, टैकल कर सकता है। तो एक एक ज्यादा CAR या फिर CRAR होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि हायर CRAR मीन्स ब्लैंक इज इन बेटर पोजिशन, या फिर इस तरीके से आपको कुछ भी घुमा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा बेटर रहता है। जितना आपका CRAR या फिर CAR बोल लो वो ज्यादा रहेगा, उतना बैंक के लिए स्टेबिलिटी रहेगी, बैंक के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये पूरा न्यूज़ था इसके बारे में। अब चलते हैं इसी की अगली स्लाइड पे। अब देखो, एग्जाम में आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। CRAR या फिर CAR का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लो। टायर 1 कैपिटल प्लस में टायर 2 कैपिटल, टायर 1 कैपिटल प्लस में टायर 2 कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं। जैसे मान लो कि टायर 1 कैपिटल आपका 50 है, टायर 2 50 है आपके। अब इसमें से आपको निकालना है कि कितने आपके ऐसे ऐसे लोन्स हैं जो कि रिस्क में आ सकते हैं, रिस्क की कैटेगरी में है। अब जैसे मान लो अगेन ऐसे आपको लगता है कि ये 50 है, ठीक है, तो यानी कि ये टोटल 100 अपॉन में 50, तो 2। तो ऐसे आपके लगभग दो ऐसे आपके लोन्स होंगे जहां पर आपको CRAR मेंटेन करना पड़ेगा, वो रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूला है, मेरे समझाने का तरीका शायद ठीक ना हो इतना, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखो कि फॉर्मूला ये चीज आपको याद करना है कैसे भी करके। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उनको RBI की अप्रूवल चाहिए होती है अगर वो अपनी कंपनी में अपॉइंटमेंट या फिर री अपॉइंटमेंट करते हैं डायरेक्टर, MDs या फिर CEOs का। तो उसके लिए आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को RBI की अप्रूवल की अनुमति चाहिए होगी। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे डिप्टी गवर्नर है RBI के, आपको पता ही है कि हमारे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के। एक हमारे स्वामीनाथन जानकी रमन जी है, दूसरे माइकल डी पात्रा जी हैं, तीसरे M राजेश्वर राव एंड फोर्थ T रविशंकर। तो आपको चारों को नाम याद होने चाहिए। और हमारे RBI गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी, वो 25th गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 25th गवर्नर है किसके? RBI के, ये भी याद रखो। तो T रविशंकर जी का भी दोबारा से री अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है, और ये 1 साल के लिए किया गया है, मई 2024 से लागू हो जाएगा। और हाल फिलहाल में अभी जनवरी के अंदर ही माइकल डी पात्रा जी का भी री अपॉइंटमेंट हुआ था 1 साल के लिए। तो याद रखो, T रविशंकर जी और माइकल डी पात्रा, इन दोनों का री अपॉइंटमेंट हुआ है। अब यहां पर देखो, टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हैं हमारे। एक है स्वामीनाथन जानकी रमन जी, M राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा, T रविशंकर। RBI स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइज हुआ था 1949 को। कौन से मंथ था, कौन सी डेट थी, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। मैंने आपको ईयर बता दिया, मंथ और डेट आप बताओ। तो RBI गवर्नर जो हमारे हैं अभी 25th गवर्नर है, श्री शक्तिकांता दास जी है। तो इनको भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से नंबर के गवर्नर है। कभी कभार एग्जामिनर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ओके, तो हमारी न्यूज खत्म होगी ये वाली। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो हिटाची पेमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट 2023 से करंट अफेयर्स कवर करता आ रहा होगा 2023 के एग्जाम्स के लिए, तो एक OTG रिंग आई थी, ऑन द गो रिंग, OTG रिंग आई थी, जिससे कि आप लगभग 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप पेमेंट कर सकते थे। वो बेसिकली एक रिंग थी। तो वो NPCI के साथ मिलके इन्होंने बनाया था। और अभी दोबारा से हिटाची पेमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला अपग्रेडेड ATM, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म याद रखो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है। ये जो अपग्रेडेड ATM है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश रिसाइकलिंग मशीन में। इसमें कैश रिसाइकलिंग मशीन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी,
तो अगर मान लो कोई भी बैंक है, जैसे अगर एसबीआई ने हिटाची पेमेंट से ये मशीन ली, तो ये मशीन एक तरह से कैश रिसाइकलिंग मशीन का भी काम करेगी। एटीएम तो होगा ही होगा, साथ में कैश रिसाइकलिंग मशीन भी होगी। और साथ में ये जो एटीएम मशीन है, ये यूपीआई से भी आप इससे कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। एसबीआई कार्ड, जिनके हमारे जो हेड है, चेयरमैन वगैरह हम कह सकते हैं, वो है अमित झिंगारन जी, अमित झिंगारन। तो एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रेवल फोकस क्रेडिट कार्ड। नाम क्या है इसका? माइल्स। अब देखो, माइल्स याद करो कि अगर आपको ट्रेवलिंग करनी है तो आपको माइल्स ऑफ माइल्स की ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे याद कर लो कि एसबीआई कार्ड के साथ आप माइल्स ऑफ माइल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं, और नाम भी उसका माइल्स है। और ये जो माइल्स क्रेडिट कार्ड है, इनके दो कार्ड नेटवर्क होंगे। एक मास्टर कार्ड होगा, दूसरा रुपए कार्ड होगा। याद रखना, मास्टर है, रुपए है, वीजा नहीं होगा। एग्जाम में दे दे अगर ऑप्शन में 1 2 3 करके, तो इसमें आपको याद रखना है कि बस मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड है, और दूसरा रुपए कार्ड है, नेटवर्क इसके। अब चलते आगे। दोबारा से एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीबीएल, ये एनबीबीएल एनपीसीआई की सब्सिडरी है, जिसका नाम है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, जिसको हम भारत बिल पे भी बोलते हैं, जो कि सब्सिडरी है एनपीसीआई की। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है ना? फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आती है। सो इन्होंने अभी लॉन्च किया है एसबीआई का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये आप जो कार्ड देख रहे हो इमेज में, ये बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आप ट्रेवलिंग में यूसेज कर सकते हो आराम से। तो बस उसी बारे में है, और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बस याद रखो कि एसबीआई ने एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ कोलैबोरेशन किया है, और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये लॉन्च किया है इन्होंने। दैट्स इट। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अब एक न्यूज़ और है, एसबीआई लाइफ। अभी हमने पढ़ा था एसबीआई कार्ड के बारे में। आई गेस एसबीआई कार्ड के शायद चेयरमैन दूसरे होंगे, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। एसबीआई कार्ड के शायद चेयरमैन दूसरे हैं। एसबीआई लाइफ के हैं अमित झिंगारन जी, हाँ सॉरी। तो एसबीआई कार्ड के चेयरमैन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इन केस नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, कभी हम बाद में न्यूज़ करेंगे तो मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया है पहला एडिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहला एडिशन है आइडिएशन एक्स का। आइडिएशन एक्स याद रखो, आइडिया से बना है आइडिएशन, और एक्स मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आइडिएशन एक्स, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि एसबीआई लाइफ एक तरह से खुद एक इंश्योरेंस सेगमेंट है। इसीलिए ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विजन को, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को सपोर्ट करता है। तो आईआरडीएआई का एक विजन है कि हमको हर जगह तक, हर सेक्टर तक, हर एक इंसान तक इंश्योरेंस पहुंचाना है बाय द ईयर 2047। तो एग्जाम में पूछ लेता है कब तक का टारगेट है, तो याद रखो ईयर 2047 का। आइडिएशन एक्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि इनकरेज करता है यंग माइंड्स फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स। बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं ना, आईएएम वगैरह आपने देखे होंगे, तो उन सबको इनकरेज करता है और इंगेज करता है। और इस पूरे जो हमारा आइडिएशन एक्स जो इवेंट हुआ था, इसमें जायम ये एक सेगमेंट है जो कि विनर बना है एसबीआई लाइफ आइडिएशन एक्स के अंदर, जो कि बेंगलुरु का है। तो याद रखना, जाइम XIME ये विनर बना है। अब देखो ऐसे आपको याद रहेगा। तो एसबीआई लाइफ के जो हमारे एमडी सीईओ है, वो श्री अमित झिंगारन जी है, अमित झिंगारन। अब इनका नाम याद करने के लिए ये इमेज देखो ना। सपोज करो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। दोनों को जैसे ये क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में कि आइडिएशन एक्स किसने लॉन्च किया था, आप डांस करना जिंगल लाला हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। और इनकी टैगलाइन है अपने लिए अपनों के लिए।
तो यहाँ पे लिख रखा है झिंगा लाला हु हिमालय झिंगा लाला। खैर छोड़ो ये सब। तो बस नाम याद रखो, आपको नाम याद रखना है। टेक्निक इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ फनी मोमेंट से हमको वो नाम हमेशा रिकॉल रहते हैं, न्यूज हमेशा रिकॉल रहती है। तो उनकी हेल्प से ही हमको हमेशा नाम याद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो याद नहीं रहते। अब जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी सेबी के चेयरमैन है, सेबी की जो हमारे चेयरमैन है, अ, माधावी पुरी, माधावी पुरी उनका नाम है। तो ये बच्चों ने कैसे याद कर रखा है? माँ ढाबा पूरी, कि एक माँ ढाबा है वहां पर पूरी मिलती है। तो ऐसे आपको याद करना है। तो ये टेक्निक्स है जिसका आपको यूज करना है हमेशा अपॉइंटमेंट्स को याद करने में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारी अगली न्यूज है, एसबीआई की एक इको रैप रिपोर्ट आई है, जिन्होंने बोला है, ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट के रिगार्डिंग रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो डिपॉजिट है, जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है किसमें, सीनियर सिटीजन अकाउंट में, वो इंक्रीज हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है कितने की, 143% की। और 143% का इंक्रीज होने के बाद ये टोटल आ चुका है 34 लाख करोड़। ये अमाउंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा डेटा है ये दिसंबर 2023 तक का डेटा है। ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन अकाउंट में, वो टोटल 34 लाख करोड़ हो चुका है। कितने इंक्रीज होने के बाद, 143% इंक्रीज होने के बाद। दिसंबर 2023 तक का डेटा है। और पहले कितना था, 2018 में ये 13.7 लाख करोड़ था। कितना था, 13.7 लाख करोड़। तो दोनों को याद रखना है आपको। अब चलते हैं पूरी न्यूज पे। सो एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, टोटल अमाउंट ऑफ जो डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन अकाउंट में, उसमें बढ़ोतरी हुई है 143% की। और ये आ चुका है अब 34 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023 फ्रॉम 13.7 लाख करोड़ इन 2018। ये ईयर याद रखो, 2018, यानी कि लगभग देखा जाए तो 5 इयर्स का डेटा है ये। 5 इयर्स का डेटा है, याद रखना। अब साथ में सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं। अब देखो, डिपॉजिट्स आपको पता है कि दो तरह के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जो कि आपका सेविंग्स अकाउंट वगैरह का होता है। और एक होता है टर्म डिपॉजिट, जो कि एफडी आरडी वो होता है। तो जो सीनियर सिटीजन का टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि जो एफडी आरडी सीनियर लोग खुलवा रहे हैं, वो जो अकाउंट्स है, किसकी बात हो रही है, अकाउंट्स की बात हो रही है, अभी अमाउंट की बात नहीं हो रही, याद रखो, अटेंशन पूरी रखनी है। तो जो अकाउंट है वो इंक्रीज हुए हैं 81% से। अगर पहले मान लो 2018 में अगर 100 अकाउंट थे, तो अभी मान लो इंक्रीज होकर 150 हो गए। तो अकाउंट्स की बात हो रही है अभी, राइट। तो 2018 में 4.1 करोड़ हमारे टर्म डिपॉजिट अकाउंट थे। और दिसंबर 2023 के अंदर ये 81% इंक्रीज होके 7.4 करोड़ हो चुके। लगभग 3.3 करोड़ का इजाफा हुआ है। किसमें, अकाउंट्स में। कौन से अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर। फाइन। अब चलते आगे। एटलीस्ट 7.3 करोड़ ऑफ दीज अकाउंट्स। अब ये जो अकाउंट है हमारे टर्म डिपॉजिट वाले, ये जो टोटल अकाउंट थे, इनमें से 7.3 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जिनका बैलेंस 15 लाख है। कितना है, 15 लाख है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये याद रखो कि 15 लाख रुपए आपके एटलीस्ट 7.3 करोड़ अकाउंट में है, जो कि आपके टर्म डिपॉजिट के अंदर है। और ये जो टर्म डिपॉजिट है, इनसे 7.5% का इंटरेस्ट लगभग इनको मिल रहा है। इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकाउंट और बैलेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगली स्लाइड है इसी न्यूज की। तो सीनियर सिटीजन्स का जो टोटल इंटरेस्ट है, यानी कि भाई पिछले 5 सालों में या फिर अभी के टाइम पे कितना इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स ने उठाया है, वो डिपॉजिट्स पे देखा जाए तो लगभग 2.7 लाख करोड़
इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में उठाया है, यानी कि कब तक की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2023 तक देखा जाए तो जो टोटल इंटरेस्ट है डिपॉजिट्स पे, किस पे, डिपॉजिट्स पे, वो 2.7 लाख करोड़ जनरेट किया है सीनियर सिटीजन्स ने। जिसमें से अब ये जो 2.7 लाख करोड़ है, इसमें से 2.57 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट से है और 13,000 करोड़ जो इनका इंटरेस्ट था वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से है। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट थी उसमें कितना इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से उठाया गया है टोटल अमाउंट में, तो कितना है वो याद रखो, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। और कितना बैंक डिपॉजिट से है, 2.57 लाख करोड़। और कितना टोटल है, टोटल मतलब कि बैंक डिपॉजिट प्लस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो टोटल है 2.7 लाख करोड़। तो 2.57 प्लस में 13,000 को मिला के हो गया 2.7 लाख करोड़। तो ऐसे आपको डेटा याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि एवरेज अमाउंट पर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट। अगर एक सीनियर सिटीजन एफडी खुलवा रहा है टर्म डिपॉजिट, उसमें जो एवरेज अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 39% से, और कितने पे आ चुका है, 4.63 लाख, 4.63 लाख एवरेज अमाउंट टर्म डिपॉजिट में अब है किसका, सीनियर सिटीजन्स का। और कितना इंक्रीज होने के बाद, 39% इंक्रीज होने के बाद, यानी कि दिसंबर 2023 में अब 4.63 लाख एवरेज अमाउंट है टर्म डिपॉजिट में, और 2018 में यही अमाउंट 3.3 लाख था। तो इसको भी याद रखना है। रिवाइज करते रहो, याद हो जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि इतना सीरियसली रिवीजन करते हो, कितना टाइम रिवीजन को देते हो। 8 से 10 बार रिवीजन कम से कम करना पड़ेगा, हर एक वीक का, हर एक मंथ का, तब जाके एग्जाम में टॉप नंबर आएंगे, वरना आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स काटा जाता है ना डिपॉजिट पे, कौन से डिपॉजिट पे, सीनियर सिटीजन्स। अब मान लो कि सीनियर सिटीजन ने कोई अकाउंट खुलवाया टर्म डिपॉजिट वगैरह, उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है, अब जो उनका टैक्स काटा जाएगा वो इंक्रीज कर दिया गया है कि अगर उनका जो टोटल इंटरेस्ट 50,000 का आ रहा है उससे ऊपर का आएगा तो उस पर टैक्स काटा जाएगा, 50,000 के नीचे पे टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो ये याद रखना, अमाउंट कितना है, 50,000 करोड़ रुपए टैक्स का। और गवर्नमेंट ने अभी तक देखा जाए तो सीनियर सिटीजन डिपॉजिट से 27,000 करोड़ अर्न कर लिए हैं या फिर कलेक्ट कर लिए हैं टैक्स की फॉर्म में फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स ऑन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म डिपॉजिट। किस पे, टर्म डिपॉजिट। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में सीनियर सिटीजन से टर्म डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया है अभी तक, तो अमाउंट है 27,000 करोड़, 27,000 करोड़। और कितने अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स काटेगी डिपॉजिट्स पे फॉर सीनियर सिटीजन्स, वो है 50,000 करोड़। कितना है, 50,000 करोड़। तो दोनों अलग चीजें हैं, याद रखो। सॉरी 50,000 करोड़ नहीं है, ये 50,000 रुपी है, 50,000 रुपी है ये। 50,000 रुपी, इतना तो अर्न कैसे करेगा बेचारा। खैर कोई नहीं। तो DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि इंश्योर करती है कि जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, जो कि RBI रेगुलेट कर रहा है बैंक, तो 5 लाख तक का वो इंश्योर्ड होता है अमाउंट। यानी कि मान लो कि आपका जो अमाउंट है वो बैंक में 6 लाख रुपए रखा हुआ है और किसी कारणवश बैंक का दिवालिया निकल गया या आग लग गया, कुछ भी हो गया, मिस हैपनिंग कुछ भी हो गई, तो 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा है सेविंग्स के अंदर 5 लाख से ऊपर, तो मेक श्योर उसकी FD RD या उसकी इन्वेस्टमेंट करो। फालतू पैसा रखा हुआ भी किसी काम का है नहीं, इन्वेस्टमेंट करो
और प्रॉफिट उठाओ। और ये जो लागू हुआ था ये फेब 2024 से लागू किया था DICGC ने। पहले जो इंश्योर्ड अमाउंट था वो 1 लाख तक था, अब कितना हो गया, 5 लाख तक हो गया। एसबीआई के चेयरमैन कौन है हमारे, दिनेश कुमार खारा जी हैं एसबीआई के चेयरमैन। और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नेशनलाइज हुआ था, आपको पता ही होगा। तो अभी हमें 69 ईयर्स हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 में एसबीआई को नेशनलाइज हुए, तो ये भी याद रखना। एसबीआई को 1 जुलाई 1955 में फाउंड किया था। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, तो टैगलाइन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसकी। अगली न्यूज आ गई। तो नाबार्ड और आरबीआईएच यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये आरबीआई की एक विंग है, जैसे कि डीआईसीजीसी भी एक विंग है, और भी 3-4 अलग अलग है। तो टोटल अभी देखा जाए तो 5 विंग्स है आरबीआई के अंडर। तो नाबार्ड और आरबीआईएच ने एक सिस्टम डेवलप किया है, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए। तो याद रखना एग्रीकल्चर लोन्स की बात हो रही है, जहां पर नाबार्ड बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यूज हमेशा एग्रीकल्चर के बारे में होती है, तो ऐसे आप याद रखो। सो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि आरआरबीज को सुपरवाइज करता है। इन्होंने कोलैबोरेशन किया है आरबीआईएच के साथ, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये एक सिस्टम डेवलप करेगा जो कि एग्रीकल्चर लोन की प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर लोन्स की प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये इंस्टेंट डिलीवरी करेगा लोन्स की फार्मर्स को। पहले जो टाइम लगता था 3 से 4 हफ्ते का लोन्स को सैंक्शन करने में, अब वही टाइम लगेगा 5 मिनट का। तो एग्जाम में देख सकता है आपको ऑप्शन में कि नाबार्ड और आरबीआईएच ने अभी एक कोलैबोरेशन किया है फॉर द एग्रीकल्चर लोन्स सेगमेंट टू द इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स। तो कितना टाइम अब ये लोन प्रोसेसिंग लेगा, तो वो 5 मिनट का टाइम लेगा। कितना, 5 मिनट का टाइम लेगा, याद रखना 5 मिनट्स, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। फ्रिक्शनलेस यानी कि एकदम क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो नाबार्ड का एक प्लेटफॉर्म है EKCC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड। तो नाबार्ड का इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड और आरबीआईएच का PTPFC, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों की हेल्प से फिर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये याद रखना आप। और ये आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट किसका है। ऑप्शन दे देगा आपको, सेबी, सिडबी, IFSCA, आरबीआईएच या फिर एसबीआई। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे सकता है, आपको पता होना चाहिए आरबीआईएच है जिसका पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है। अब चलते हैं हम इसी की अगली स्लाइड पे। अब ये जो इनिशिएटिव है नाबार्ड और आरबीआईएच का, ये एक्सपेंड करेगा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू कवर 5 करोड़ केसीसी लोन्स। यानी कि लगभग इसकी हेल्प से ये जो पार्टनरशिप ये करेंगे, लगभग 5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स को सैंक्शन किया जाएगा अक्रॉस ऑल आरआरबीज। आरआरबीज कितनी है टोटल इंडिया में अभी एट प्रेजेंट, पता होगा आपको, 43 आरआरबीज है एट प्रेजेंट। तो और ये जो पीटीपीएफसी हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआईएच का है, ये डेवलप और लॉन्च किया गया था 2023 में, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही इसको डेवलप किया गया था। तो आरबीआईएच के जो सीईओ है वो इम्पोर्टेंट है, राजेश बंसल जी है, ये फोटो में आप देख रहे हो। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ये भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और जब ये स्टैब्लिश किया गया था 2022 में, तब
इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो कितनी की थी? 100 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए कैपिटल की सहायता से इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। अब चलते अगली न्यूज पे। सो पे यू, ये हमारी एक कंपनी है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दी है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। देखो, पेमेंट एग्रीगेटर वो होता है जहां पर आप डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, क्यूआर कोड हो गया, प्रीपेड जो प्रीपेड कार्ड्स वगैरह होते हैं वो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब जितने भी पेमेंट के वेज हो सकते हैं ना, उन सभी वेज को एक जगह पे लाना, वो काम होता है पेमेंट एग्रीगेटर का। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल में, आगे न्यूज में है ये। तो ये न्यूज इतनी सी थी, आपको याद रखना है कि आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्रूवल दी है पे यू कंपनी को। किसको? पे यू कंपनी को। साथ ही साथ में आरबीआई ने अप्रूवल दी है रिवोल्यूट कंपनी है, जो कि कोलैबोरेशन है टाइगर ग्लोबल प्लस सॉफ्ट बैंक का। तो याद रखो, टाइगर ग्लोबल प्लस सॉफ्ट बैंक का कोलैबोरेशन है, जिसका नाम है रेवोल्यूट। रेवोल्यूट ये एक नियो बैंक है। नियो बैंक वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल हेड ऑफिस नहीं होता, जो कि ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। तो अब जो रेवोल्यूट है वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहां पर आप अपने वॉलेट में पैसे डाल सकते हो और उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया। तो वो भी एक तरह का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर आप अपने वॉलेट में, सपोज आपने 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए और डिपॉजिट कर लिए अपने वॉलेट के अंदर। अब आप उस 1000 रुपए से अपनी मूवी टिकट्स, मोबाइल रिचार्ज, कार्ड की पेमेंट, जो भी करना है आपको वो आप उसे कर सकते हो। वो होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये अलाउ करता है यूजर्स को टू स्टोर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे पेटीएम होता है, एंड यूज इट फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। ये आपको मैंने समझा दिया और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब चलते अगली न्यूज पे। अब देखो यहाँ पर, ये मैं आपको समझा रहा था। अब ये जो पे यू हमारी कंपनी थी, कौन सी थी? पे यू, जिसको आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल दिया था। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो एक इंटरमीडियरी, यानी कि बिचौलिया जो होता है ना, उसकी तरह काम करता है बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, एंड सिंप्लीफाइज पेमेंट एक्सेप्टेंस फॉर मर्चेंट्स, जो दुकानदार वगैरह होते हैं, छोटी छोटी एमएसएमईज वगैरह होती है, कुछ भी लगा लो आप। तो उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देता है कि आप इस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बदौलत किसी भी तरीके की प्लेटफॉर्म, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन को रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अब जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी कोई शॉप है, अब आपकी शॉप पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्वाइप मशीन नहीं है। अब मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास जो अमाउंट है वो गूगल पे में है और मुझे क्यूआर कोड की हेल्प से पेमेंट करनी है। तो क्यूआर कोड की जो फैसिलिटी होगी वो आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, और वो होता है पेमेंट एग्रीगेटर, जहां पर ये सब चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। मल्टीपल पेमेंट मेथड वहां पर होते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन होती है जो कि पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू होती है, ये प्रोसेस की जाती है मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखो, कोई भी एक मर्चेंट होगा, अगर आप सपोज करो कि आपने, जब आप कोई बैंक का फॉर्म भी भरते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना आपका एक, तो उसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। वही होता है एक तरीके से मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी हेल्प से हम पूरा जो बैकलॉग है, हिस्ट्री है उस एक पेमेंट्स की, उस एक मर्चेंट के लिए, वो हम निकाल सकते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू होती है। और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। दो पार्टी कौन कौन सी होती है? एक आप हो गए, अगर आपने पेमेंट की है, आप कस्टमर हो, और सामने कोई मर्चेंट है, दुकानदार है।
तो वो आप दो लोगों के बीच में जो पेमेंट को प्रोसेस करवाएगा वो होता है पेमेंट एग्रीगेटर। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर पेमेंट गेटवे क्या होता है, वो भी हम देखेंगे आगे चलो। और तो ये इतना ही था, यहाँ तक आपने समझ लिया। इस इमेज को हम बाद में देखेंगे, अभी रुको समझाऊंगा मैं आपको। अभी अप्रैल 2024 तक टोटल 32 कंपनियां ऐसी हैं जो कि पेमेंट एग्रीगेटर है। तो याद रखना 32 कंपनियां ऐसी है जो कि पेमेंट एग्रीगेटर है एट प्रेजेंट इंडिया में अप्रैल 2024 तक। पेमेंट एग्रीगेटर जैसे अमेजन पे हो गया, रेजर पे हो गया, सीसी एवेन्यू, और भी कई कंपनीज होती है, तो एक तरीके से सब कुछ आप कह सकते हो। और मर्चेंट्स कैन एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर फ्रॉम कस्टमर्स, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो पेमेंट गेटवे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे और अकाउंट एग्रीगेटर तीनों अलग चीजें होती है। मैंने आपको पेमेंट एग्रीगेटर समझा दिया क्या होता है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आईबीपीएस का फॉर्म भरना है मुझे। अब मुझे पेमेंट डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से करनी है एज एन एग्जांपल। तो जब मैं पेमेंट करूंगा ऑनलाइन, तो मैं कस्टमर हूँ फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी कौन है, आईबीपीएस है, जहाँ जिसका मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जो बीच में जो इंटरफेस होगा पेमेंट का, जो मैं इंटरफेस यूज करूंगा सॉफ्टवेयर जो होगा बैंक का, वो होता है पेमेंट गेटवे। वो क्या करता है, जैसे मान लो मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, राइट, मेरे पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है। अब उसमें 500 रुपये है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक बार ध्यान देना। रुको एक मिनट, मुझे न्यू स्लाइड ओपन करने दो। हाँ, जैसे मेरे पास मान लो कि ये पर्सन है, अमित नाम है इसका। तो अमित के पास डेबिट कार्ड में 500 रुपये है। कितने हैं, 500 रुपये है किसमें, डेबिट कार्ड में। अब मुझे फॉर्म भरना है किसका, आईबीपीएस पीओ का। अब ये जो आईबीपीएस का फॉर्म है, इसकी फीस कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 850 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ऑनलाइन बैठे हो तो ये डिसाइड कौन करता है, कौन वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं है, है या नहीं है, बताओ कौन डिसाइड करता है। तो ये काम होता है पेमेंट गेटवे का। किसका, पेमेंट गेटवे का। ये करता है, कैसे करेगा। अब जैसे मान लो कि अमित ने यहां से ट्रांजैक्शन की। अब इसके पास 500 रुपये है, फॉर्म है 850 रुपये का। अमित जब ट्रांजैक्शन करेगा तो बीच में मान लो सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे हमारा आ गया, सीसी एवेन्यू हमारा पेमेंट गेटवे आ गया। यहाँ पर हमने कार्ड डिटेल्स डाली, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, उसका सीवीवी नंबर जो भी था आपने वो डाल के और प्रोसेस कर दिया। ठीक है, प्रोसेस कर दिया। अब ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना आपका, ये वाला जो टाइम होता है, इस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर ये जो सीसी एवेन्यू है जो कि पेमेंट गेटवे है, ये वेरीफाई करता है आपके बैंक से कि क्या इस पर्टिकुलर पर्सन अमित के नाम पे ये कार्ड है, ये इसका नंबर है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। तो आप मुझे बताओ कि क्या इसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं। तो वो जो सफिशिएंट फंड की अप्रूवल है, वो जब बैंक देता है पेमेंट गेटवे को, फिर वो पेमेंट गेटवे उस अप्रूवल को एक्सेस करके आपकी पेमेंट काटता है। और उस पेमेंट काटने का जो मैसेज आता है वो आपके पास आता है, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो पेमेंट कटने के बाद। इन केस अगर वो पेमेंट नहीं कटती, आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होता, तो वो जो मैसेज आता है ना इनसफिशिएंट फंड का, वो भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आता है। तो ये एक प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है जो प्रोसेस है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेमेंट गेटवे क्या करता है। अब आप पूछोगे कि सर फिर पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है, यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर का यूज क्यों नहीं आ रहा। देखो, पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे का यूज कर सकता है। पेमेंट एग्रीगेटर एक तरीके से पेमेंट गेटवे का यूज कर सकता है, लेकिन पेमेंट गेटवे पेमेंट एग्रीगेटर का यूज नहीं कर सकता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट पेमेंट को करने के लिए पेमेंट गेटवे को पेमेंट एग्रीगेटर की हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर को पेमेंट गेटवे की हेल्प की जरूरत नहीं होती।
कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि मानो एक स्लाइड और लेते हैं हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको। सपोज यहाँ पर रेजर पे है, ठीक है, रेजर पे है। अब ये एक पेमेंट गेटवे है। ये क्या है? ये एक पेमेंट गेटवे है। अब इसका टाई अप हुआ है किसी एक पर्टिकुलर मर्चेंट के साथ। जैसे मान लो अगेन आईबीपीएस ले लेते हैं हम, आईबीपीएस के साथ। तो जो भी आईबीपीएस की ऑनलाइन पेमेंट होगी वो रेजर पे के थ्रू होगी, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब रेजर पे के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, साथ में यूपीआई भी हम ले लेते हैं, इसके बस ये 4 फैसिलिटी है। लेकिन अब इसको लगता है कि यार मुझे और ज्यादा फंक्शंस इंक्लूड करने चाहिए, मुझे और ज्यादा फंक्शंस को ऐड करना चाहिए पेमेंट के लिए, ताकि लोगों के लिए कन्वीनियंस रहे। तो ये किसको अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा, सपोज करो एक कंपनी है पे यू, जो हमने अभी पढ़ी थी, पे यू जो कि पेमेंट एग्रीगेटर अभी है। ये पे यू को अप्रोच करेगा और इसको ये बोलेगा कि आप मुझे पेमेंट के और फंक्शंस दो, कि मैं हर तरीके की पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकूं, और इन फंक्शंस को कंबाइन कर दो मेरे पेमेंट गेटवे के साथ। तो ये जो पेयू है ये क्या करेगा? ये क्यूआर कोड फैसिलिटी, ईएमआई फैसिलिटी, या शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी, कुछ भी आप कह सकते हो, या फिर बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी, इस तरीके की ये सब फैसिलिटीज को इस पेमेंट गेटवे के साथ मर्ज कर देगा। अब आप समझ रहे हो कि पेमेंट गेटवे किसकी हेल्प ले रहा है? पेमेंट एग्रीगेटर की। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे की बिना हेल्प के पेमेंट कर सकता है। तो पेमेंट गेटवे डिपेंड होता है पेमेंट एग्रीगेटर पे, उसकी हेल्प से ट्रांजैक्शन को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, ज्यादा ऑप्शन होते हैं। और एक कंपनी, दोबारा सुनो, एक कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे दोनों हो सकती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंस्टामोजो एक कंपनी है जिसका नाम है इंस्टामोजो। दूसरी कंपनी जो अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पर, रेजर पे। तो ये ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पेमेंट गेटवे भी होती है, पेमेंट एग्रीगेटर भी होती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक तीर से दो निशाने। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो पेमेंट की फील्ड में, अगर आप पेमेंट गेटवे हो, तो आपकी नेसेसिटी है कि आप पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस को रिलीज करो लोगों की हेल्प के लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको मैंने पूरा कंप्लीट समझा दिया डिटेल में। अभी भी समझ में नहीं आता तो दोबारा देखना लेक्चर को पीछे जाके। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना। तो ये पूरी एक लाइक डिटेल थी। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। अभी जो पेमेंट गेटवे है ना, ये बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस है, और भी कोई बैंक्स हो सकते हैं। तो बैंक भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बैंक भी अपने पास रखते हैं। कुछ कुछ बैंक्स ऐसे जिनके पास है खुद का। और कुछ कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंस्टामोजो, रेजर पे, और भी होंगे कई सारे। तो ये पूरा एक वो था। और देखो ये यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन है पेमेंट गेटवे के। पेयू भी पेमेंट गेटवे है, और अब पेमेंट एग्रीगेटर भी हो गया। रेजर पे पेमेंट गेटवे है और एग्रीगेटर भी हो गया। इंस्टामोजो, पेपाल, सीसी एवेन्यू, और भी बहुत एग्जांपल है। आपको याद नहीं करने, बस इनको याद रखना है कि पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, अब आप इतना समझा ही रहे हैं तो फिर इसको खत्म ही कर देते हैं ना पूरा। देखो अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर ये अलग चीज है। अभी हमने पढ़ा था पेमेंट एग्रीगेटर, फिर हमने पढ़ा पेमेंट गेटवे, अब हम देख रहे हैं अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। सपोज आपने ए बी सी कंपनी है, एबीसी कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आपने इस कंपनी पे रिक्वेस्ट की थी लोन की। कितने की? 1 लाख की। ये आप कौन हो? अमित हो। तो अमित ने रिक्वेस्ट की थी कंपनी एबीसी पे, कंपनी एबीसी पे रिक्वेस्ट की थी लोन की। कितने अमाउंट के लिए? 1 लाख के लिए। अब लोन की प्रोसेसिंग के लिए जो एबीसी कंपनी है वो ये देखना चाहते कि आपने किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है,
और कितना आपने लोन लिया है किस किस से, प्लस आपका जो सिबिल स्कोर है वो क्या है, यानी कि क्या आप कैपेबल हो उस लोन को चुकाने में। तो आपकी कैपेबिलिटी को जानने के लिए कि आप कितने सक्षम हो उस लोन को चुकाने में, ताकि वो लोन एनपीए ना बने, सरदर्दी ना बने एबीसी कंपनी के लिए, तो वो क्या करती है, वो अकाउंट एग्रीगेटर के हेल्प लेती है। ये जो अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं, ये आपका पूरा जो डेटा होता है लोन्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, एटसेट्रा, ठीक है, लोन्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, एटसेट्रा, ये पूरा डेटा ये कंपनी देती है किसको, एबीसी कंपनी को। फिर एबीसी कंपनी देखती है कि आपकी स्टेबिलिटी है या नहीं है, आपका पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आपका पोटेंशियल नहीं है तो वो लोन रिजेक्ट कर देगी, अगर आपका पोटेंशियल है तो वो लोन को अप्रूव कर देगी। ये काम होता है अकाउंट एग्रीगेटर का, पूरा कलेक्ट करना डाटा और सेंड करना, खत्म, बस इतना ही था इसके अंदर। आपको मैंने पूरा समझा दिया। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अकाउंट पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, और पेमेंट गेटवे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ अब कभी भी लाइफ में आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, मैच द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए इन फ्यूचर तो आराम से कर देना। अब चलते अगली न्यूज़ पे। ओके, तो ये तो हमने देख ही लिया था पेमेंट एग्रीगेटर पर क्या होता है। फाइन, इसको हम अभी छोड़ते हैं, इसको हटाओ साइड में। एक कंपनी और थी जिसको भी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस वाले स्लाइड के अंदर। क्रेड कंपनी है, क्रेड, CRAD। तो क्रेड कंपनी है जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल मिला है, पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल मिला है। तो एक हो गया आपका पेयू और एक हो गया आपका क्रेड, ये दोनों ही आपकी पेमेंट एग्रीगेटर बन चुकी है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। जियो फाइनेंशियल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, और ब्लैक रॉक जो कि सिंगापुर का है। अभी लास्ट ईयर एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि ये एक कंपनी है, ये एक दूसरी कंपनी है, इनका कोई कोलैबोरेशन हुआ था इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, तो ये बताओ कि ये जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी कंट्री की है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो ब्लैक रॉक कंट्री है वो सिंगापुर की है। और ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और याद करो। तो याद रखना है ब्लैक रॉक, काला पत्थर सिंगापुर में पाया जाता है, ऐसे याद रखो कि ब्लैक रॉक सिंगापुर में पाया जाता है। या फिर काला पत्थर पहन के आप पूरा दिन गाना गा सकते हैं, पूरा दिन सिंग कर सकते हैं। सो जियो फाइनेंशियल रिलायंस की और ब्लैक रॉक सिंगापुर की कंपनी है। इन्होंने एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस सेटअप किया है, जो कि एक सेपरेट लाइसेंस अप्रूवल लेगा किससे, सेबी से, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस वगैरह जो होता है वो सेबी का काम होता है देखना। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस को सेटअप करेंगे। इतनी सी न्यूज थी। एक डेटा है कि मार्च 2024 तक 15 करोड़ से ज्यादा 15 करोड़ से ज्यादा डीमेट डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। डीमेट अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट होते हैं जो हम यूज करते हैं शेयर्स वगैरह के लिए, शेयर मार्केट वगैरह और ब्रोकिंग के लिए। तो ये डीमेट अकाउंट याद रखना। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। तो आरबीआई ने सेक्शन 35A, देखो अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें सेक्शन 3 सरफेजी एक्ट 2002 के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था, यानी कि नेट ओन फंड था, उसको इंक्रीज कर दिया गया था। कितने से, पहले 100 करोड़ था और अब 300 करोड़ कर दिया गया है। और कब से अप्लाई होगा ये, 1 अक्टूबर 2024 से, 1 अक्टूबर 2024 से। और ये वो कंपनियां हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले की है, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 से पहले की। आप एक बार डेट आप वेरीफाई कर लेना। तो 11 अक्टूबर 2022 से पहले की जो कंपनियां हैं उनके लिए है। जो कंपनियां 11 अक्टूबर 2022 के बाद एआरसीज बनी है उनके लिए
31 मार्च 2024 तक 200 करोड़ है, और 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़ है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड न्यूज के अंदर स्टार्टिंग में। तो आरबीआई ने सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत, तो सेक्शन भी याद रखो और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये भी याद रखो, कोटक बैंक को प्रोहिबिट किया है, इसको अभी मना कर दिया कि भाई आप कोई भी नया कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं करेंगे अपने बैंक के अंदर, और ना ही कोई दूसरा नया क्रेडिट कार्ड, फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। तो दो चीजें बताई है, बस इतनी सी न्यूज है। अभी हमारी आज की आखिरी न्यूज है, भारत पे, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारी इंडिया की, भारत पे ने लॉन्च किया है भारत वन। भारत पे वन क्या क्या है, भारत पे वन, ये एक इंडिया का पहला ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है। क्या है, ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है, जो कि इंटीग्रेट करता है, यानी कि जो कि पॉइंट ऑफ सेल, क्यूआर कोड और स्पीकर, जो भी फैसिलिटीज है एक जो कि एक डिवाइस में होनी चाहिए, आप नीचे डिवाइस देख सकते हो। आपने देखा हो ना, कई दुकानों पे लगे होते हैं ऐसे डिवाइस लगे होते हैं, जहां पर आपका पेमेंट करते हो तो वहां से स्पीकर के थ्रू आवाज आती है कि कितनी पेमेंट हो रखी है। जैसे पता नहीं फोन पे या फिर पेटीएम का अमिताभ बच्चन कोई है जिनका आता है। तो इस तरीके की कंपनी होती है जो कि ऐसी मशीन्स को बनाती है। तो भारत पे ने भारत पे वन बनाया, जो कि ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है, इतना याद रखो। भारत पे वन भारत पे का है, ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट, इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट पार्ट वन फिनिश हो चुका है। और जिन बच्चों को आरआरबी पीओ का मेंस देना है, अच्छी लीड जनरेट करनी है, तो आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटजी जाके देखो यूट्यूब पे, और करंट अफेयर्स कैसे याद करनी है, कैसे कैसे करंट अफेयर्स आ रही है, और आरआरबी पीओ में कैसे करंट अफेयर्स पूछता है, और कैसे आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, उसके लिए जाके ये वीडियो देखो। और अगर अभी आप नए हो चैनल पे, तो जितनी वीडियोस अवेलेबल है अप्रैल फर्स्ट वीक की, सेकेंड वीक की, नेशनल पार्ट वन आरबीआई की, सब कुछ कंप्लीट जाके वीडियोस को देखो, लेक्चर देखो, और नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको याद करना शुरू करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी आप सभी को। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से भी आप बात कर सकते हैं। @RightApproach_banking सर्च करना, ज्वाइन कर लेना। और चैनल जहां पर सारी अपडेट्स, नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, वीडियोस सब आती है टाइम से, उसका नाम है @RightApproach_YouTube। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, मेक श्योर दोनों को ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी इन फ्यूचर में कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है तो आपको सबसे पहले पता चले उसके बारे में, आप लेट ना हो जाओ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, अच्छे अच्छे कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जिसमें हम बैंकिंग न्यूज का पार्ट सेकंड करेंगे। आरबीआई इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, अब इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। एक दो न्यूज अप्रैल की है जो कि हम मई फर्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे आरबीआई की। तो हमारा बैंकिंग का पार्ट सेकंड आएगा अप्रैल थर्ड फोर्थ वीक का। फिर हम कवर करेंगे इंटरनेशनल, फिर हम कवर करेंगे हमारा अलग सेगमेंट, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सेबी हो गया, प्लस एक्विजिशन हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद स्टेट्स, देन अपॉइंटमेंट्स, और एक चीज तो अभी हमने की ही नहीं है, वो भी हम करेंगे, पूरे अप्रैल मंथ का अवार्ड्स। ये इसका अलग सेशन रहेगा अवार्ड्स का, जितने भी अप्रैल मंथ में अवार्ड्स मिले एक अलग से सेपरेट सेशन बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। और स्टेट्स की भी न्यूज अगर कम होगी तो हम अवार्ड्स के साथ ही कर लेंगे, अगर ज्यादा होगी तो हम अलग से कर लेंगे। तो भी आपके 4 5 6 लेक्चर रहते हैं, तो उसके बाद आपका पूरा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और हम कोशिश भी करेंगे कि जल्द से जल्द हम और ज्यादा काम करें और ज्यादा एफर्ट करें, ताकि आपके लिए जो हमारा अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक होगा, सॉरी मई का फर्स्ट सेकंड वीक होगा, वो हम जल्दी कवर कर सके। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मई लास्ट तक
3 वीक्स का करंट अफेयर्स मई का कंप्लीट कर ले। सो वी विल ट्राई आवर कंप्लीट बेस्ट। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। सो मिलते हैं अब जल्दी सी नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अच्छे से पढ़ाई करो एंड सी यू सून।